तो चलिए बच्चों अपन स्टार्ट करते हैं न्यू चैप्टर ऑल्टरनेटिंग करंट एसी। तो जब अपन ऑल्टरनेटिंग करंट चैप्टर पढ़ते हैं तो सबसे पहले अपन को समझना चाहिए डायरेक्ट करंट डीसी, डायरेक्ट करंट डीसी। तो बच्चों जो करंट बैटरी या सेल से मिल रहा है, जैसा रेजिस्टेंस हो गया, और इस कंडीशन में आप यहाँ पर ये इस तरीके से करंट, ये प्लस माइनस, तो ये करंट का डायरेक्शन, यदि ये ए बी करंट का डायरेक्शन। तो जो बैटरी और सेल से करंट मिल रहा है उसको अपन बोल रहे हैं डीसी, डायरेक्ट करंट। ऐसे करंट का ना तो मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है और ना ही डायरेक्शन। करंट का मैग्नीट्यूड भी कैसा है, कांस्टेंट। तो करंट हुज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ रिमेन्स कांस्टेंट इज कॉल्ड डायरेक्ट करंट। लेकिन नेक्स्ट यदि आप देखते हैं ऑल्टरनेटिंग करंट, तो यदि मान लीजिए सपोज ये रेजिस्टेंस है, ये एसी का सिंबल है ऐसा, ये एसी मतलब क्या, जो अपने घर में आने वाला करंट है। तो जैसे अपने घर में अपन बात करें, ये सॉकेट, और सॉकेट में जब आप यहाँ पर पिन लगा देते हैं और पिन से मान लीजिए ये वायर है और इससे किसी बल्ब में मान लीजिए ये करंट जा रहा है, तो ये जो है यहाँ पर सोर्स, इसको अपन ऐसा सिंबल करके रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसी डायग्राम को मैंने यहाँ बनाया हुआ है। तो इसमें ये ए बी है मान लीजिए, तो शॉर्ट टाइम के लिए करंट फॉरवर्ड जाएगा और शॉर्ट टाइम के लिए करंट रिवर्स। ये बहुत फास्ट होता है, फॉरवर्ड बैकवर्ड फॉरवर्ड बैकवर्ड फॉरवर्ड बैकवर्ड। साथ ही साथ इस करंट का मैग्नीट्यूड भी चेंज होता है और डायरेक्शन भी चेंज होता है। डायरेक्शन मतलब पहले ए टू बी और फिर बी टू ए, फॉरवर्ड बैकवर्ड। साथ में मैग्नीट्यूड भी चेंज होता है। करंट जो है वो ग्रेजुअली उसकी वैल्यू इंक्रीज होती जाती है, मैक्सिमम वैल्यू जाती है, फिर कम होने लगती है। फिर एक टाइम इंटरवल के बाद फिर से करंट स्टार्ट होता है विद द सेम मैग्नीट्यूड एंड इन सेम डायरेक्शन। तो ऐसे करंट को अपन बोलते हैं ऑल्टरनेटिंग करंट। द करंट हुज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन both change with time, and after a definite time interval it again starts with the same magnitude and in same direction is called alternating current। और ऐसा ही इसमें जो आपने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया है उसको अपन बोलते हैं ऑल्टरनेटिंग पोटेंशियल डिफरेंस या फिर ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ। तो इसकी भी डेफिनेशन सेम बनेगी, इसका भी मैग्नीट्यूड चेंज होता है और डायरेक्शन चेंज होता है, और फिर एक फिक्स टाइम इंटरवल के बाद फिर से ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ स्टार्ट होता है विद सेम मैग्नीट्यूड एंड इन सेम डायरेक्शन, उसको बोलते हैं ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ। नेक्स्ट बच्चों, मुझे मालूम है अभी जो मैं बात बोल रहा हूं केवल आपने सुनी है, लेकिन बहुत ज्यादा क्लियर होगा, थोड़ा कुछ चीजें मैं समझाऊंगा उसके बाद। तो नेक्स्ट जैसे मैं टॉपिक थोड़ा सा बताना चाहता हूं, प्रोडक्शन ऑफ एसी। ये एसी प्रोड्यूस कैसे होता है ये भी आपको समझना चाहिए, क्योंकि एक बार आपको थोड़ा सा ये समझ में आ जाएगा तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। इससे आपको ये समझ में आएगा कि एक्चुअल में जो ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ के इक्वेशन कैसे बनते हैं, ऑल्टरनेटिंग करंट के इक्वेशन कैसे बनते हैं, और क्यों हम लोग ऐसा बोल रहे हैं कि ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ जो है वो भी टाइम के साथ में चेंज होता है, फिर एक टाइम इंटरवल के बाद फिर अगेन स्टार्ट होता है सेम मैग्नीट्यूड एंड इन सेम डायरेक्शन। ये सब बातें समझ में आएगी यदि अपन थोड़ा सा समझते हैं कि प्रोडक्शन जो है, प्रोडक्शन ऑफ एसी मतलब एसी को प्रोड्यूस कैसे करते हैं, यदि उस बात को आप समझें तो बहुत सिंपल है। अपन हाइड्रो पावर जो है उसके बारे में थोड़ा समझते हैं। ये आप लोग को मालूम है, इस तरीके से जनरली बहुत ऊंचे ऊंचे डैम बनाए जाते हैं, और आप लोग को मालूम है इस डैम के इस साइड, एक साइड वाटर स्टोर किया जाता है बहुत हाइट तक। फिर डैम से इस वाटर को एक पाइप के थ्रू निकाला जाता है, और इस पाइप से जो वाटर निकल रहा है उसको ऐसी नोजल होती है उसके थ्रू बाहर निकाला जाता है।
यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी, क्योंकि मैं तो डायग्राम समझा रहा हूँ छोटे में, लेकिन प्रैक्टिकली ये बहुत बड़ा होता है। ऐसी बड़ी बड़ी टरबाइन्स होती हैं, बहुत बड़ी बड़ी टरबाइन्स होती हैं। उन टरबाइन्स के यहाँ पर पानी को इस तरीके से डाला जाता है। ये जो आपको ब्लेड्स दिखाई दे रही हैं टरबाइन्स की, इनको बोलते हैं बकेट्स। जैसे मेरे हाथ का शेप है, ऐसे शेप की होती है। ये बहुत छोटा शेप है, इससे काफ़ी बड़े शेप में रहती है। उस पर जाकर वाटर स्ट्राइक करता है। जब ये वाटर जाकर यहाँ स्ट्राइक करता है तो ये टरबाइन जो है वो रोटेट करने लगती है। मतलब जो वाटर की पोटेंशियल एनर्जी थी उसको आपने बदला काइनेटिक एनर्जी में, और यही काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो गई किसमें? मैकेनिकल एनर्जी में। टरबाइन चेंज होने को, रोटेट करने लगी। इस टरबाइन की शाफ्ट या ऐसी रॉड शाफ्ट, इसके दूसरे एंड पर यहां पर कॉइल रहती है, जिसको आप जनरेटर बोल लें। जनरेटर जो है उसकी कॉइल रहती है, क्योंकि ये जो बनाने वालों को पूरा जनरेटर कहलाएगा, और इसकी ये कॉइल है। तो शाफ्ट के दूसरे एंड पर कॉइल होती है। तो जब ये शाफ्ट रोटेट होती है तो ये कॉइल भी रोटेट करने लगती है, और यहां होते पावरफुल मैग्नेट्स, या कह लीजिए पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड, नॉर्थ पोल साउथ पोल। तो इस पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड में कॉइल क्या करती है? रोटेट करती है। तो जब ये कॉइल रोटेट करती है तो फ्लक्स कट करती है, मैग्नेटिक फ्लक्स को कट करती है, और मैग्नेटिक फ्लक्स को कट करने की वजह से यहां पर क्या प्रोड्यूस होता है? ईएमएफ। क्या प्रोड्यूस होता है? ईएमएफ। और ईएमएफ के प्रोड्यूस होने से क्या प्रोड्यूस होता है? ऑल्टरनेटिंग करंट। ये जो पोर्शन है, इतना पोर्शन, क्योंकि इतनी बात तो आप समझ जाए कि हाँ भाई डैम में पानी है, बहुत हाइट तक स्टोर किया, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी में, उसके कारण टरबाइन रोटेट करी, फिर यह कॉइल रोटेट कर रही है। अब ये जो इतने पोर्शन को अपन थोड़ा सा बड़े करके समझते हैं तो आपको मेरी बात और क्लियर होगी। तो इस डायग्राम को यदि मैं यहां बना दूं कि मान लीजिए ये हो गया मैग्नेट का नॉर्थ पोल, और ये मान लीजिए कॉइल जो है वो ऐसा बनाया मैंने इस तरीके से। ये कॉइल की शाफ्ट है, एक्सिस बोल लीजिए, एक्सिस, सॉरी एक्सिस, मतलब ये कॉइल की ये एक्सिस मतलब टरबाइन की शाफ्ट है, ये टरबाइन की शाफ्ट। और आपको समझ में आ रहा है कि ये टरबाइन चूंकि रोटेट कर रही है तो कॉइल भी रोटेट कर रही है मैग्नेटिक फील्ड में। ये मान लीजिए कॉइल का इनिशियल पोजीशन है ए बी सी डी। इसके बाद ये कॉइल रोटेट करने वाली है, तो जो रोटेट करेगी तो उसकी पोजीशन को मैं थोड़ा अलग से ऐसे शो कर दे रहा हूं, ऐसा, ठीक है? ये इस तरीके से, ये ए यहां आ गया, बी यहां आ गया, सी यहां गया, डी यहां गया। नेक्स्ट पोजीशन को फिर मैं शो कर दे रहा हूं ऐसा, 90 से शो कर रहा हूं। अभी मैं थोड़ा सा आपको समझाता हूं तो आपको क्लियर होगी मेरी बात। मतलब ये जो ए इधर था वो पीछे आ जाएगा और बी सामने, तो ए बी और फिर ये सी और ये डी। इसके बाद नेक्स्ट जैसा मैंने ये आपको बताया है, नेक्स्ट पोजीशन ये बनेगी, ये इस तरीके से। मतलब अब बी यहां जाएगा, ए यहां जाएगा, सी ये और ये डी, ए बी सी डी, और फिर उसके बाद वापस ओरिजिनल पोजीशन, ये वन रोटेशन कंप्लीट हो गया, और ए सामने, बी सी डी एक ही जगह पर रोटेट कर रहे हैं, पर मैंने आपको अलग अलग पोजीशन शो की है। मैं जो आपको समझा रहा हूं उस बात को आप ऐसे समझिएगा, जैसे मान लीजिए, दिखाओ कॉपी, ये जो है पोजीशन एक ही जगह पर कॉइल, आपको मैंने समझाया डैम का ऐसा रोटेशन, आप ऐसा ना समझ के थोड़ा ऐसा समझ लीजिए, डायग्राम बनाने में मुझे आसानी हो रही है। कुल मिला के कॉइल रोटेट कर रही है मैग्नेटिक फील्ड में। तो मैंने सबसे फर्स्ट पोजीशन ये शो की है, ये वाली, इसका मतलब ऐसी है कॉइल, राइट? अब यहाँ मैग्नेट का नॉर्थ पोल है, यहाँ साउथ पोल है, स्वाभाविक मैग्नेटिक फील्ड ऐसी जा रही है,
और इसी डायरेक्शन में इस कॉइल का एरिया है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड और एरिया दोनों सेम डायरेक्शन में है। थीटा 0 हो गया, मैग्नेटिक फील्ड और एरिया के बीच का एंगल कितना हो गया 0। तो इस कॉइल में से कितना फ्लक्स पास होगा, मैक्सिमम। मैग्नेटिक फ्लक्स मतलब क्या, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू द सरफेस नॉर्मली। जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स इससे परपेंडिकुलर पास होती है उसको हम मैग्नेटिक फ्लक्स बोलते हैं। इस वाली सिचुएशन में जब यहाँ नॉर्थ पोल है, यहाँ साउथ पोल है, इस कॉइल से कितना मैग्नेटिक फ्लक्स जाएगा, मैक्सिमम। अब उसके बाद ये शाफ्ट रोटेट कर रही है टरबाइन की वजह से, तो ऐसी हो गई। अब आपको क्लियर दिख रहा है कि अब मैग्नेटिक फ्लक्स कितना हो गया, 0, क्योंकि ये डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड का हो गया और ये एरिया का हो गया। मैग्नेटिक फील्ड और एरिया कैसे हो गया, परपेंडिकुलर। थीटा कितना हो गया 90, और जब थीटा 90 होगा तो आपको मालूम है मैग्नेटिक फ्लक्स 0 हो जाएगा, क्योंकि फाई इज इक्वल टू क्या होता है, बी डॉट ए, बी इंटू ए इंटू कॉस थीटा। तो इसका मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज हो रहा है। इस कॉइल को रोटेट करने से मैग्नेटिक फ्लक्स में क्या हो रहा है, चेंज। उसके बाद फिर कॉइल ऐसी हो गई, फिर ऐसी हो गई, फिर ये 1 रोटेशन कंप्लीट हो गया, पूरा कॉइल का 1 रोटेशन। इस कॉइल के 1 रोटेशन को मैंने अलग अलग प्लेस पर शो किया, पर प्रैक्टिकली एक ही जगह पर हो रहा है। और मैंने केवल कॉइल का एक ही रोटेशन, एक ही रोटेशन आपको शो किया है। ऐसा बहुत फास्ट हो रहा है, ये पूरी बात अपन डिस्कस करेंगे थोड़ा शॉर्ट में, राइट। तो बच्चों, जैसे मैं बता रहा था आपको, यहां पर ये जो टरबाइन थी उसकी शाफ्ट, उससे कॉइल जो है वो रोटेट कर रही है एक ही प्लेस पर, लेकिन उसकी अलग अलग पोजीशन को मैंने अलग अलग शो किया है। उसका कुछ कारण है। आपको क्लियर है कि पूरी कॉइल का जब 1 रोटेशन कंप्लीट होगा तो उसमें जो टाइम लगेगा उसको आप बोलोगे टाइम पीरियड। व्हाट इज टाइम पीरियड, टाइम टेकन टू कंप्लीट 1 रोटेशन। अब ये मैं कॉइल की इनिशियल पोजीशन बता रहा हूं, मतलब कौन सा टाइम, 0 टाइम, और ये 1 रोटेशन कंप्लीट मतलब ये t। तो डेफिनेटली इसका जस्ट ये बीच वाली स्टेट है, इसको बोलोगे आप t/2, और ये इन दोनों का हाफ है तो t/4। मतलब जब आप कॉइल को रोटेट कर रहे हैं तो इस कंडीशन में ये कॉइल की स्टार्टिंग पोजीशन हो रही है। उसके बाद फिर ये ऐसा नेक्स्ट बता रहे हैं t/4 टाइम लगेगा, फिर जब अपोजिट होगी तो t/2 मतलब t/4, और t/4 प्लस t/4 क्या होगा, 2t/4, 2t/4 का मतलब t/2 फिर नेक्स्ट ये 3t/4, 0t/4, 2t/4, 2t/4 मतलब t/2। फिर नेक्स्ट यहां पर बात करेंगे तो 3t/4, फिर नेक्स्ट में t/4 और तो 4t/4, 4t/4 का मतलब t। ये 1 रोटेशन हुआ। अब आपको यहां पर क्लियर हो रहा है कि ऐसे रोटेशन होने से फ्लक्स में क्या होगा, चेंज होगा। फ्लक्स में चेंज होने की वजह से इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगा बाय फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्योंकि आपको मालूम है यहां पर फाई जो हो रहा है, फाई वो कितना होगा, बी डॉट ए मतलब बी इंटू ए इंटू कॉस थीटा। व्हाट इज थीटा, एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया ऑफ कॉइल। अब इस कॉइल की एंगुलर वेलोसिटी मान लीजिए ओमेगा है, तो ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है, थीटा अपॉन टी। एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगुलर वेलोसिटी इंटू टाइम। तो यहां पर फाई की वैल्यू आ जाएगी b इंटू ए इंटू कॉस ओमेगा टी। थीटा की जगह आप लिख सकते हैं ओमेगा टी। अब आपको मालूम है ईएमएफ जो आप बोल रहे हो तो वो तो अपन को फ्लक्स के चेंज की वजह से होता है, तो यहां पर आप डिफरेंशिएट कर दीजिए डी डी टी ऑफ फाई। तो यहां में जाएगा डी डी टी ऑफ b इंटू ए इंटू कॉस थीटा, कॉस ओमेगा टी। व्हाट इज ओमेगा, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रोटेशन ऑफ दिस कॉइल। फिर यहां पर डी फाई बाई डी टी की जगह क्या लिख सकते हैं आप, माइनस ई बाय फैराडेज लॉस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ई इज इक्वल टू व्हाट, माइनस डी फाई बाई डी टी। तो डी फाई बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस ई। यहाँ बी और ए ये कांस्टेंट होने की वजह से कॉमन आ जाएगा। भाई मैग्नेटिक फील्ड तो फिक्स है ना, मैग्नेट जो रखे नॉर्थ और साउथ इनके कारण मैग्नेटिक फील्ड फिक्स है, इस कॉइल का एरिया फिक्स है। तो यहां पर जाएगा डी डी टी ऑफ कॉस
कॉस ओमेगा टी। जब आप ऐसा बात करेंगे तो E इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस बी इंटू ए। अब कॉस ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो आपको मालूम है माइनस साइन ओमेगा टी इंटू ऑफ ओमेगा होगा। केवल कॉस टी होता तो क्या लिख देते आप, माइनस साइन टी, लेकिन ये ओमेगा टी भी अपने आप में फंक्शन, इसका भी डिफरेंशिएशन होगा। तो इस तरीके से E का जो आपको फॉर्मूला मिल रहा है माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, ये B इंटू ए इंटू ओमेगा इंटू ऑफ साइन ओमेगा टी, इतना आ जाएगा। आप देख रहे हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर एक और चीज अभी रह गई थी, ये मैंने जब लिखा था तो इसमें कॉइल लूप ले लिया। यदि कॉइल में n टर्न्स है, इस कॉइल में यदि n टर्न्स है वायर के, तो इस कंडीशन में n आना चाहिए था, n। तो n भी लिख लीजिए n। अब n भी तो कांस्टेंट कॉमन है, कॉमन आ जाएगा, तो यह माइनस n, तो यहाँ भी जाएगा प्लस n इंटू बी इंटू ए इंटू ओमेगा साइन ओमेगा टी। ये बच्चों जो वैल्यू लिखी है इसको मैं भी और डिटेल में समझाऊंगा। इसको बोलते हैं पीक ईएमएफ, मैक्सिमम ईएमएफ। इसको ई नॉट से डिनोट करते हैं। अब मैक्सिमम ईएमएफ क्यों कहते हैं ये मैं समझाऊंगा, पर अभी मान लीजिए तो E इज इक्वल टू, इसकी जगह हम लोग लिख सकते हैं ई नॉट साइन ओमेगा टी। व्हाट इज ई नॉट, एन इंटू बी इंटू ए इंटू ओमेगा, राइट। अब ये जो ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है इस कॉइल में, तो E की वजह से करंट रहेगा I इंटू आर। I क्या है, इंड्यूस करंट, और R क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ ए कॉइल। तो यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो I इंटू आर इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, है ना। एक्चुअली में क्या है कि ये इक्वेशंस करंट के कैसे बन रहे हैं, ईएमएफ, ये सब पता होना चाहिए आपको। अब I इज इक्वल टू क्या होगा, ई नॉट अपॉन आर इंटू साइन ओमेगा टी। तो I इज इक्वल टू, इस क्वांटिटी को हम लोग I नॉट बोलते हैं, साइन ओमेगा टी। यहां पर मैंने I नॉट किसकी जगह लिखा है, ई नॉट अपॉन आर की जगह, और ई नॉट क्या होता है, एन इंटू बी इंटू ए इंटू ओमेगा अपॉन आर हो जाएगा। इसको पीक करंट बोलते हैं, अभी अपन थोड़ी देर में सब डिस्कस करने वाले हैं। फिलहाल ये इक्वेशन आया है और ये इक्वेशन आया है। ये इक्वेशन आपको बता रहे हैं कि यहाँ पर जो ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है वो टाइम के साथ में चेंज हो रहा है। कैसे क्या चेंज हो रहा है मैं सब चीज़ें आपको समझाता हूँ, पर पहले आप इतना नोट कर लीजिए। तो चलो बच्चों फिर उस चीज़ को समझते हैं कि अपन एसी जो है वो प्रोड्यूस कैसे होती है। तो मैंने यहाँ पर जो आपने इक्वेशंस बनाए थे, फाइनल जो इक्वेशंस आपने निकाले थे ईएमएफ का इक्वेशन और करंट का, उनको यहाँ लिखा है और डिफरेंट डिफरेंट टाइम पर। तो आपको मालूम है E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। अब ये ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी का रिलेशन आप लोग को मालूम है, ओमेगा इज इक्वल टू होता है 2 पाई n या 2 पाई बाय टी, टी कैपिटल टी टाइम पीरियड। तो ओमेगा की जगह 2 पाई बाय टी रख दिया इंटू टी। सेम वहाँ करंट में भी किया है। अब यहाँ पर अपन जो कॉइल है उसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइम पर जो ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है और करंट, उसकी वैल्यू निकाल कर देखते हैं। तो जैसे टाइम अपन ने स्टार्टिंग टाइम लिया 0 टाइम पर, जैसे ये था, ये स्टार्टिंग टाइम है जब कॉइल रोटेट करना स्टार्ट कर रही है। फिर ये वाला टाइम t/4 हो गया, ये 2t/4 है ना, t/4 90 डिग्री से टर्न मान रहे हैं ना अभी अपन फिलहाल। हालांकि कॉइल तो 0 से 1 डिग्री भी रोटेट कर रही है, 2 भी पर अपन अपना कैलकुलेशंस क्लियर रखने के लिए, आसान रखने के लिए अपन सीधे 90 लेके चल रहे हैं। तो 0 टाइम पर कितना ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, तो t की वैल्यू 0 रख दो। मतलब आप समझे, इस इक्वेशन की हेल्प से अपन किसी भी टाइम पर क्या निकाल सकते हैं, ईएमएफ। इसलिए इस ईएमएफ को क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस ईएमएफ। इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस का मतलब ईएमएफ एट ए पर्टिकुलर टाइम। ऐसे आप करंट, वो इंस्टेंटेनियस करंट है, किसी भी टाइम पर करंट की वैल्यू कितनी होगी आप फाइंड कर सकते हो।
तो जैसे जीरो टाइम पर अपन स्टार्टिंग बात करें तो टी की वैल्यू जीरो रख दो, जब यहाँ पर टी की वैल्यू जीरो रख दो तो पूरा जीरो हो जाएगा, साइन जीरो हो जाएगा। सबको पता है साइन जीरो की वैल्यू कितनी होती है, साइन जीरो जीरो, इसलिए जीरो हो जाएगा, राइट। ये जब ईएमएफ जीरो है तो करंट भी जीरो होगा, टाइम की वैल्यू जीरो रख रहा तो। फिर टी बाय फोर, जब यहाँ टी बाय फोर रखोगे आप तो आपको क्लियर है टी से टी कैंसिल हो जाएगा, और टू पाई बाय फोर, टू पाई बाय फोर का मतलब होता है पाई बाय टू, पाई बाय टू का मतलब 90। साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1, मतलब E इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा E नॉट। तो E जो आप EMF बोल रहे हो वो बोलोगे E नॉट, यहाँ E नॉट बोलोगे और यहाँ पर क्या जाएगा वही चीज I नॉट आ जाएगा। T की वैल्यू आप यहाँ पर रखोगे जब T बाय 4 तो डेफिनेटली यहाँ पर जाएगा साइन 90, ये 1 आ जाएगा तो I इज इक्वल टू I नॉट। फिर नेक्स्ट रखो जरा वैल्यू पहले अपन वैल्यू रखते फिर डिस्कस करेंगे। 2t बाय 4, 2t बाय 4 का मतलब है t बाय 2। अब t बाय 2 यहाँ रखो t बाय 2, t कैंसिल, 2 कैंसिल, साइन पाई 180, साइन 180 की वैल्यू फिर जीरो होती है, फिर से EMF जीरो जाएगा, फिर से करंट की वैल्यू जीरो। फिर 3t बाय 4 रखो, 3t बाय 4, 3t बाय 4, टी कैंसिल, और 2 से 4 जो है वो 2 बचेगा, 3 पाई बाय 2 बचेगा यहाँ पर। 3 पाई बाय 2 का मतलब 270, पाई बाय 2 मतलब 90, 90 इंटू 3 270। साइन 270 की वैल्यू सबको पता है -1, तो -1 इंटू ई नॉट करोगे तो माइनस ई नॉट आ जाएगा, यहाँ माइनस ई नॉट आएगा, यहाँ माइनस आई नॉट आएगा। फिर 4 कैंसिल हो गया तो टी रख दो यहाँ पर, टी कैंसिल हो जाएगा, साइन 2 पाई, साइन 2 पाई का मतलब साइन 360, साइन 360 की वैल्यू होती है जीरो, तो फिर से जीरो हो गया और करंट भी जीरो हो गया। ये कॉइल के 1 रोटेशन में अपन ने बात की है। अब जरा आप ग्राफ बनाकर देखो, यहाँ आपको पता मेरी बात समझ में आएगी। देखो अपन ऐसा टाइम लेते हैं, ये टाइम तक, ये वाला टाइम कौन सा टाइम है, जीरो टाइम। इस समय पर टाइम कितना बोल रहे हैं अपन, t बाय 4। इसके करस्पॉन्डिंग जो टाइम है उसको क्या बोल रहे हैं, 2t बाय 4 मतलब t बाय 2। इसके टाइम करस्पॉन्डिंग क्या बोल रहे हैं अपन, 3t बाय 4, और यहाँ पर अपन बोल रहे हैं पूरा t। आपने वहाँ पर देखा वैल्यू निकाल कर, स्टार्टिंग में EMF, ये मान लीजिए y एक्सिस पर EMF है और यहाँ भी क्या है EMF है, यहाँ पॉजिटिव और यहाँ पर नेगेटिव। तो जीरो टाइम पर EMF कितना है, जीरो, राइट। t बाय 4 पर देखो EMF की वैल्यू कितनी मिली है आपको, E नॉट, और जो भी मिली है वो मैक्सिमम मिली है, क्योंकि जब आपने यहाँ पर साइन की वैल्यू रखी थी तो 1 आई थी, साइन थीटा की वैल्यू 1, कौन सी है ये, साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है 1 का मतलब आप यहाँ क्या रख रहे हो, मैक्सिमम वैल्यू, और जब मैक्सिमम वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो प्रोडक्ट भी मैक्सिमम आएगा, मतलब ये कौन सा EMF मिला है आपको, मैक्सिमम, है ना। इसके ऊपर EMF अब नहीं जा रहा है। उसके बाद देखो नेक्स्ट t बाय 2 पर फिर जीरो, तो t बाय 2 पर फिर से जीरो, मतलब ये पॉइंट मिल गया। 3t बाय 4, इस टाइम पर देखो आप 3t बाय 4 पर माइनस ई नॉट, मतलब मैक्सिमम मिल रहा है फिर से, लेकिन नेगेटिव, क्योंकि यहाँ पर जब था आपका तो साइन 270 आया था, ये साइन 270 की वैल्यू कितनी होती है, -1। ये साइन थीटा की कौन सी वैल्यू है, मैक्सिमम नेगेटिव। कभी भी यहाँ पर कोई मैक्सिमम वैल्यू रखकर मल्टीप्लाई करोगे तो प्रोडक्ट मैक्सिमम ही आएगा, लेकिन माइनस का मतलब क्या हो गया, मैक्सिमम नेगेटिव। जितना आपको यहाँ पर ई नॉट मिल रहा था, ये ई नॉट, उतना ही यहाँ पर भी मिल रहा है, लेकिन नेगेटिव साइड। जितनी हाइट यहाँ पर उतनी हाइट यहाँ पर इस पर 3t बाय 4 पर, सॉरी। उसके बाद देखो आप फिर t टाइम पर जीरो। यदि इन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करोगे तो ग्राफ ऐसा होगा, साइनोसोडियल, साइन कर्व के अकॉर्डिंग। उसका रीजन है कि जो EMF है वो किस पर डिपेंड कर रहा है, साइन पर। साइन थीटा का ग्राफ भी ऐसे होता है,
तो ईएमएफ जो मिल रहा है आपको ऐसा मिल रहा है। इस ग्राफ को देख के आपको समझ में आ रहा है कि इसका मतलब जब कॉइल ऐसी थी तो ईएमएफ ऐसा था, उसके बाद थोड़ी रोटेट हुई होगी तो ईएमएफ इतना हुआ होगा, फिर थोड़ी और रोटेट हुई होगी तो ईएमएफ और बढ़ गया, फिर थोड़ा और रोटेट हो गई तो ईएमएफ और बढ़ गया, और जब कॉइल ऐसी हो गई तो ईएमएफ की वैल्यू क्या हो गई? मैक्सिमम। इसके बाद जब कॉइल और रोटेट करना स्टार्ट हुई तो वापस ईएमएफ क्या होना चालू हो गया? कम। पॉजिटिव है। पॉजिटिव का मतलब करंट तो भी सेम डायरेक्शन में जा रहा है लेकिन कम मैग्नीट्यूड का। फिर ऐसे डिक्रीज होते होते कितना हो गया? 0 इस पोजीशन में। मतलब यदि मैं कॉइल की बात करूं तो जब ये टरबाइन में कॉइल रोटेट कर रही है ऐसी पोजीशन थी, और जब जस्ट अपोजिट हो गई है तो आपको दिख रहा है कि ईएमएफ नेगेटिव, सॉरी हाँ ठीक है, जब अपोजिट, जब ये था उसका ठीक अपोजिट करंट की वैल्यू क्या हो गई? 0। उसके बाद फिर ये कैसे हो गई है? मैक्सिमम नेगेटिव। मतलब नेगेटिव का मतलब करंट कैसा फ्लो कर रहा है? अपोजिट डायरेक्शन में। अभी हालांकि और डिस्कस करूंगा मैं। तो यहां पर ईएमएफ जो है मैक्सिमम। तो आपको क्लियर दिख रहा है कि यहां पर ईएमएफ जो है वो क्या हो रहा है? टाइम के साथ में चेंज हो रहा है। अब इसी कॉइल में जो करंट है उसके ऊपर बात करो, करंट का ग्राफ कैसा होगा? तो आपको दिखाई दे रहा है 0 टाइम पे करंट कैसा है? 0। T/4 पर करंट कैसा है? मैक्सिमम। मैक्सिमम। लेकिन कैसा मैक्सिमम? तो आपको क्लियर दिख रहा है आई नॉट इज इक्वल टू क्या होता है? E0/R। जब अभी आपने इक्वेशन डिराइव किया था तो आप देखिए E इज इक्वल टू आपने निकाला था E इज इक्वल टू E0 इंटू साइन ओमेगा टी। फिर E की वैल्यू क्या रखी थी आपने? I इंटू आर, क्रॉस मल्टीप्लाई किया था तो I इज इक्वल टू आ गया था E0/R। उस E0/R को आपने क्या बोला था? I0। मतलब करंट की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो कितनी होती है? जितनी ईएमएफ की मैक्सिमम वैल्यू है उसको आप डिवाइड कर देते किससे? R से। भाई 100 को 2 से डिवाइड करोगे तो 50 नहीं आ जाएगा? कम आ जाएगा ना? 100 से कम आएगा ना? किसी भी चीज को किसी क्वांटिटी से डिवाइड करोगे तो वैल्यू कम हो जाएगी ना? इसका मतलब है कि जो करंट की वैल्यू है, मैक्सिमम करंट की वैल्यू है, वो E0 की वैल्यू से कैसी रहेगी? कम। मतलब यहां आएगा पॉइंट, इतना ऊपर नहीं आएगा, थोड़ा नीचे आएगा। यदि इसी y एक्सिस पर मैं करंट भी ले लूं और ईएमएफ भी, तो ईएमएफ ग्राफ तो ये बन गया था, इसको क्या बोलोगे आप? ईटी ग्राफ, ईएमएफ टाइम ग्राफ। और मैं यहीं पर ड्रॉ करना चाहूं करंट ग्राफ, करंट टाइम ग्राफ, तो आपको मालूम है T/4 पर I0 की वैल्यू जो रहेगी E0 से कम आएगी क्योंकि आप R से डिवाइड कर रहे हो। फिर T/2 पर कितनी जाएगी? 0। फिर देखो आप 3T/4 पर माइनस I0 मतलब नेगेटिव, लेकिन I0 जितना ये हाइट था उतना ही हाइट यहां भी आएगी, और फिर T टाइम पर 0। तो मतलब इन पॉइंट्स को भी यदि आप ज्वाइन करोगे तो ग्राफ ऐसा बनेगा, राइट? ये ऊपर वाले ग्राफ को हम लोग बोल रहे हैं ईएमएफ, इंस्टेंटेनियस ईएमएफ टाइम ग्राफ, और नीचे वाले ग्राफ को हम लोग क्या बोलेंगे? करंट टाइम ग्राफ। मतलब हमेशा ईएमएफ ग्राफ जो है, अपर ग्राफ जो रहता है वो ईएमएफ टाइम ग्राफ, और लोअर ग्राफ क्या रहेगा आपका? करंट टाइम ग्राफ। बात समझ में आई? अब जो मैं आपको बोल रहा था, ये बल्ब है और इस बल्ब में से एसी फ्लो कर रही है, तो इस बल्ब के ऊपर क्या इफेक्ट होगा? तो आपको दिख रहा है ये जो करंट एसी आ रहा है, तो 0 से लेकर T/4 टाइम तक करंट की वैल्यू क्या होती गई है? इंक्रीज, बढ़ती गई है। फिर T/4 के बाद T/2 टाइम तक करंट की वैल्यू क्या होती गई है? कम होती गई है, कम होती गई है। फिर T/2 टाइम पर देखिए करंट की वैल्यू क्या हो गई है? 0। क्या हो गई है? 0। और उसके बाद देखो आप करंट की वैल्यू क्या हो गई है? नेगेटिव, अपोजिट डायरेक्शन में। ऐसा चल रहा है।
अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर यदि करंट की वैल्यू 0 हो रही तो इसका मतलब बल्ब बुझ रहा है। हाँ बिल्कुल बुझ रहा है, वो डिस्कशन अपन करेंगे, उसका थोड़ा सा वेट करो, उससे रिलेटेड कुछ बातें मुझे बतानी है। पर आपको अभी मुझे केवल कॉन्सेप्ट क्लियर करना था कि एसी में किस तरीके से करंट फॉरवर्ड जा रहा है और करंट रिवर्स जा रहा है, और करंट का मैग्नीट्यूड भी क्या हो रहा है, चेंज। और साथ ही साथ देखो, आपको जब मैंने डेफिनेशन लिखवाई है या समझाई थी, तब मैंने बोला था व्हाट इज ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ, ऑल्टरनेटिंग करंट, द करंट whose magnitude change with time, magnitude and direction change with time, but after a definite time interval it again starts with the same magnitude and in same direction। तो देखो यहां पर ये जो कॉइल का वन रोटेशन के बाद जब नेक्स्ट रोटेशन होगा तो फिर से ग्राफ कंटिन्यूस स्टार्ट हो जाएंगे। जैसा ये चल रहा है वैसे ही चलेगा, मतलब आगे जो ग्राफ होगा ईएमएफ ग्राफ वो फिर से ऐसा जाएगा, मतलब जितनी ये वैल्यू यहां पर थी वही वैल्यू फिर से रिपीट होगी एक फिक्स टाइम इंटरवल के बाद, सेम मैग्नीट्यूड सेम डायरेक्शन में। इसलिए आपने वो डेफिनेशन लिखी है ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ की, राइट। तो पहले बच्चों ये टेबल वेबल ग्राफ व्राफ कंप्लीट कर लीजिए, फिर इसके आगे अपन देखते हैं।